जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार अभी थोड़े से लोग आ जाएं 5-7 मिनट में, देन वी विल स्टार्ट, राइट? ओके सर। बाकी लेक्चर स्लाइड्स वगैरह सब कुछ अपलोड हो चुकी हैं। द फाइनल इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। फ्राइडे को ही है ना, संडे को है ना आपका फाइनल? 6th of जी सर। December. ओके, ठीक है।
जी हमजा कहिए प्लीज, माइक तो ओपन है, आप बात कर सकते हैं। सर मेरा ये कह रहा था, मेरा ना इसी संडे को एक आपका पेपर है और एक और इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिक्योरिटी का भी है। तो वो 9 से 1 बजे और आपका 12 से फिर 4 बजे। तो सर आखिर के 1 घंटे में उसमें क्लैश आएगा, तो उसके लिए क्या किया जाए सर? ये एमएस का कोर्स है आपका? जी सर, MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही। नहीं, आप ये कोर्स मतलब कंपलसरी तो नहीं है, मतलब ये हाँ, मैंने। नहीं तो ये तो दोनों ही कोर्स जीएसएससी से ऑफर हुए थे, तो आई डोंट नो कि जी वो सर। कैसे उन्होंने स्केड्यूल कर दिया ऐसे। सर उनका पहले से मैसेज आया हुआ था, INS जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिक्योरिटी का 9 से 1 बजे। अब आपका 12 बजे, मतलब 1 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। सादत अच्छा, साहब की तरफ से मैसेज आया हुआ है। तो सादत से आप फोन पे बात करें ना कि भाई आपने ये कैसे स्केड्यूल कर दिया एक दिन में। तो मतलब उन्हें वो करना पड़ेगा, टीचर की तरफ से तो कोई इशू नहीं होगा ना? टीचर की तरफ से क्या इशू होगा? नहीं, और बल्कि अब आप आखिरी दिन बता भी रहे हैं तो उससे क्या होगा, आई डोंट नो। वो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको ये जवाब देंगे कि देखें जी पेपर तो 3 घंटे का है, आप 9 से 12 में फ्री हो चुके होंगे, वो 1 घंटा तो सबमिशन का है, और फिर आप इसको 1 बजे ना भी शुरू करें, आप 2 बजे भी शुरू करेंगे तो भी 5 बजे तक हो जाएगा। तो मतलब कोई फायदा नहीं है सर, ये क्या है? हाँ, मतलब ये कि मेरे ख्याल से ये चले फिर। ये निकल, और आप उसको आप देंगे तो उसको देने के बाद मेरा ख्याल है आधा पौन घंटा रेस्ट कर लेना, घंटा भर भी रेस्ट कर लेना, उसके बाद शुरू करना। सर क्योंकि फाइनल पेपर तो थोड़ा सा लेंदी होता है ना, टीचर वगैरह थोड़ा हिसाब तीन से घंटे का पढ़ाते ही हैं। होगा पेपर, 3 घंटे से ज्यादा का तो नहीं होगा। वो 1 घंटे आपने एक्स्ट्रा यूज के लिए दिए हुए हैं, अपलोड के हाँ लिए। हाँ, ऑफ कोर्स, ये मैं तो जो पेपर बनाऊंगा वो पेपर ऐसा होना चाहिए कि इफ आई नीड टू अटेम्प्ट इट मैं 2 घंटे में करूँ। अच्छा सही है, समझ गया मैं। थैंक यू चलें, सर। अब जी काफी लोग हो गए माशाल्लाह, अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के लोग आ गए हैं, तो बस हम क्विकली शुरू कर लेते हैं। ठीक है जी, आज आखिरी लेक्चर है, इसमें कुछ स्लाइड्स हमारी रह गई थी प्रीवियस चैप्टर की, यूबिक्विटस कंप्यूटिंग वाली, और उसके बाद पीयर टू पीयर नेटवर्क्स को आज हमने कवर करना है। ठीक है जी। चलें, मैं शुरू कर रहा हूँ, आप कोई सवाल जवाब हो तो प्लीज उस पर कर लीजिएगा मैसेज पे, क्योंकि मैंने म्यूट किया है ताकि डिस्टर्बेंस जरा सी कम हो जाए। यहाँ तक जनाब हमारी आखिरी डिस्कशन यहाँ तक पहुंच गई थी। ठीक है जी, और यहाँ तक हमने ये देख लिया था कि कोई भी जो मुख्तलिफ वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स हैं वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और उनकी मुख्तलिफ जो फॉर्मेट्स हैं या जो स्टैंडर्ड्स हैं, हमने 3 टेक्नोलॉजीज को तसल्ली से देख लिया था, वाईफाई को और ब्लूटूथ को, और उन दोनों का फर्क ज़ाहिर यही आता था कि हाई डेटा रेट्स हैं, लेकिन ऐसी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं जो बैटरी ऑपरेटेड सेंसर्स हैं ज़ाहिर है सारे, तो वहाँ पे इस बिग कंसर्न, अ बिग कंसर्न स्टिल इज एरिया ऑफ रिसर्च कि जनाब ऐसे कैसे प्रोटोकॉल बना दिए जाएं जो बैटरी लाइफ पे इम्पैक्ट ना डालें, क्योंकि सारा गेम इन सेंसर्स का जो है वो बैटरी लाइफ का होता है। ये जहां जहां प्लेस हुए हुए होते हैं वहां से इतनी आसानी से इनकी बैटरी चेंज नहीं की जा सकती। तो दिस और ये जो डेटा ट्रांसमिट करते हैं वो टिनी मिनी बाइट्स होते हैं ना, तो कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है कि जिस तरह वाईफाई 10 मेगाबिट्स दे रहा है या कम से कम कोई और जो है वो 1 मेगाबाइट दे रहा है जैसे आपका ब्लूटूथ, तो हमें तो इसकी जरूरत नहीं है। टिपिकल सेंसर एनवायरनमेंट में ये जो सेंसर्स होते हैं ये बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि क्या ना हो कि ऐसे प्रोटोकॉल ना हो जो इनकी बैटरी को ड्रेन करे, जो कि हम सब रोज इसको भुगतते हैं कि वाईफाई खुला रह जाए तो किस तेजी से हमारी बैटरी जाती है, और इवन ब्लूटूथ इज कंज्यूमिंग। तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल डिजाइन हुआ उसको ZigBee कहा जाता है।
तो ZigBee is a protocol designed specifically to cater two needs. एक ये कि ये बैटरी लाइफ पे कम इम्पैक्ट डालेगा, और दूसरा ये कि इसको बहुत ज्यादा डेटा रेट नहीं चाहिए होंगे, ये उसके मुकाबले में शायद 50 टाइम्स लेस पे काम करेगा, 200 से 250 के का इसका का ट्रांसफर रेट है, और एक शॉर्टर रेंज में ये काम करेगा। तो इसकी अपनी एक मखसूस अफादियत है, एज कम्पेयर टू दैट इसका डेटा रेट भी कम है, इसकी पहुंच भी कम है, लेकिन इट्स परफेक्टली फाइन, और ये बहुत मकबूल हुआ, राइट, इट्स वेरी पॉपुलर among these sensor networks installation, specifically अगर वो किसी geographical limited boundary के अंदर हो। So it can be applied in so many ways, from automation to personal healthcare, industrial IoT. It can be many things. Consumer electronics में यूज हो सकता है हर जगह। ठीक है जी, तो दिस इज ZigBee। अब इसको जरा सा थोड़ा सा देख लेते हैं। So it would be, it forms a pervasive ad hoc self organizing mesh network पे काम करता है, pervasive भी ad hoc भी, यानी कि कहीं से भी बन जाएगा और कभी भी ब्रेक हो जाएगा ad hoc होने की वजह से। सेल्फ ऑर्गेनाइज कर लेगा, जो जो नोड इसको मिलते जाएंगे फाइंड करता जाएगा और उनसे अपना नेटवर्क फॉर्म कर लेगा, और चूंकि वो नेटवर्क फॉर्म कर लेगा इसलिए फिर लार्जर डिस्टेंस पे भी जा पाएगा, क्योंकि वो एक नोड से दूसरे नोड, दूसरे से तीसरे नोड पे जो डिस्टेंस है उसको कवर कर सकता है यूजिंग, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ मल्टी हॉप के जरिए इट कैन कवर इवन किलोमीटर्स। सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन, एन्क्रिप्शन सब कुछ मौजूद है, मुख्तलिफ लेयर्स की मौजूद है, तो इट्स बेटर, और इंटीग्रेशन किसी भी टर्मिनल डिवाइसेस से, एंटीना से इसकी मुमकिन है। इसके जो आर्किटेक्चर है इसमें ये आगे भी आएंगे जनाब, 3 तरह की ये डिवाइसेस में अपने आप को कैटेगराइज करते हैं। एक तो एंड डिवाइसेस हैं जो या तो सिग्नल भेजेंगी या सिग्नल रिसीव करेंगी। इसके साथ इसके अंदर 2 और तरह के नोड्स होंगे जो कि ZigBee राउटर और ZigBee कोऑर्डिनेटर कहलाते हैं। ठीक है जी, और जो स्टैंडर्ड है इसका वो यही है, ये वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क का स्टैंडर्ड है 802.15.4 का, उसी पे ये काम कर रहे होते हैं। कोऑर्डिनेटर जो है वो जनाब उसका काम क्या है कि ये पूरे एक नेटवर्क में एक होगा जो इनिशिएट कराएगा रिक्वेस्ट को और इस तमाम कम्युनिकेशन को गवर्न करेगा। राउटर्स का ऑफ कोर्स काम ये है कि ये ज़रा बेहतर इनकी जो पावर वाली डिवाइसेस होंगी वो राउटर बनेंगी, और उनका काम खुद भी वो रिसीव कर सकती हैं और मल्टी हॉपिंग कराएंगी टू रीच टू अ लार्जर डिस्टेंस। तो ये बड़े सिंपल सी गुफ्तगू है, इसमें कुछ बात है नहीं कि जनाब एक आपके कोऑर्डिनेटर हो गया, वो the only one in the network जो गवर्न करेगा। मैश नेटवर्क ये फॉर्म करने की कोशिश करेंगे ताकि फेलियर और फॉलोअर को कनेक्ट रिकवर कर सकें। और जनाब एंड डिवाइसेस जो होंगी वो एंड डिवाइसेस वो होंगी जो या तो सिग्नल भेजेंगी या लेंगी, यानी कि डेटा भेजेंगी या लेंगी, जबकि जो राउटर्स होंगे वो मल्टी हॉपिंग के लिए काम करेंगे ताकि वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करवा सकें। एंड ऑफ कोर्स नीड नॉट टू से कि जो राउटर होंगे वो डिवाइसेस होंगी जिनके पास बेहतर बैटरी लाइफ होगी। So a basic network characteristics means कि that many nodes it can host, इतने चैनल्स पे ये काम कर लेगा। इस पे हमने बात कर ली है 250 किलोबिट्स पर सेकंड का इसका डेटा रेट है, और फुल मैश नेटवर्क ये फॉर्म कर लेता है। We just talked about that, ठीक है जी, मल्टी हॉपिंग एंड डिवाइसेस मुख्तलिफ तरह के वो फॉर्म कर लेगा। ये दोबारा यहाँ दिखाने का मतलब ये जरूरी था यहाँ पे, क्योंकि ये coordinator is shown in purple and then yellow is the router and green is the device, so that in the next slide you can understand. So it can form various types of topologies. It is a typical star topology. You can say that it is a coordinator in between, which is purple. So you can see that purple is here, here, here. You can see that only one purple in any type of network, that means, but there can be more than one routers and devices. And this is a typical example of a mesh network. Of course, the profiles and the applications are unlimited. You can use it in any industrial plant monitoring, or you can use it in the home automation, setting the temperature to everything. It can control that. So that's pretty much, you can take care of that.
In some cases, it was earlier proposed that you can have a mobile device through which a Zigbee gateway can connect, and the mobile device would act as a gateway, and via SIM, it will be able to communicate with the GSM network. But it wasn't that popular. So the easiest way is that you have a coordinator in which you can directly, you can use your cell phone to connect to that coordinator. I mean, the SIM would be available in the device, which would be acting as the coordinator. And then by putting some instruction in a form, either in a form of some string, say press 1 to switch on light, press 2 to switch on fan, press 3 to switch on anything else, you know. या इस तरह भी हो सकता है, या वॉइस रिकॉर्डिंग से भी हो सकता है. आजकल तो it is हर तरह से ना it is working. So this is a typical example जिसमें फोन के जरिए टेक्स्ट मैसेजिंग से भी चीजें कंट्रोल हो रही हैं. दिस इज अ टिपिकल सिनेमा एग्जांपल जिसमें आप पहुंचने से पहले यू कैन रिजर्व टिकट एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द कोऑर्डिनेटर can do things, and then encrypted message can reach to the ATMs and where, और उसमें GPRS भी इन्वॉल्व हो जाएगा और उससे आपकी स्लिप्स भी निकल आएंगी और आपकी सीट भी रिजर्व हो जाएगी. So this is just for the sake of example. Otherwise, we have already seen this one. This example was actually more complex than this one. It was much simpler, but it was depicting how a GPRS can act in a GSM network can interact with a Zigbee network. लेकिन अब चूंकि इंटरनेट इज एवरीवेयर, सो अब आपको शायद बहुत ज्यादा मोबाइल डेटा या सेलुलर नेटवर्क की जरूरत नहीं है. GPRS इज द ऑर्डर, आई मीन मोबाइल डेटा इज द ऑर्डर ऑफ द डे. यहां तक कोई सवाल? मैं थोड़ा सा तेज हूं क्योंकि आज की क्लास में हमें काफी चीजें कवर करनी है. ऑलराइट, जहां भी सवाल हो वहां प्लीज आप लोग मुझे बता दीजिए, ठीक है? अब जब ये सेंसर नेटवर्क इस्टेब्लिश होने के बाद अब मुख्तलिफ तरह के थोड़ा बैकग्राउंड ही है कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के जरिए हमने GIS एप्लीकेशन बनाई और GIS एप्लीकेशन में भी जाहिर है फिर वो सेंसर्स इन्वॉल्व हुए और फिर वो जो इमेजेस हैं, इफ दे आर इमेजेस, या वो जो डेटा है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स का, उनके जरिए जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उसके बाद डैशबोर्ड्स फॉर्म हुए. तो आगे जो कुछ स्लाइड्स हैं वो GPS और GIS के हवाले से. So once the global position system is available, on the basis of which a GIS application can run, GPS का ऑपरेशन प्रिंसिपल तो सिंपल से यही है ना कि आपने इंटरैक्ट कराना है और जो भी चीजें, जो भी ऑन ग्राउंड जो भी चीजें चल रही हैं, इवन इन द लेस एयर, मतलब आउटर स्पेस से नीचे एयर में भी जो चीजें चल रही हैं वो सब कम्युनिकेट करेंगी टू द सैटेलाइट. और वो जो सैटेलाइट है उसके जरिए वो पोजीशनिंग एस्टैब्लिश करेगा उन तमाम चीजों की जो उससे कम्युनिकेट कर रही हैं, और इससे जो एक नॉलेज क्लाउड फॉर्म होगा उसको आप कॉम्बैट में यूज करें, उसको आप बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज करें. इट कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज. ठीक है जी. So this shows that then there are various land stations and there may be some air stations जो कि in between हैं और वो सब satellite से communicate करें. And once you have this information, then you can actually do real time tracking. So ये आपको ये तक बता देता है ना कि आपकी shipment इस वक्त इस पानी के जहाज पे अटलांटिक सी में यहाँ खड़ी है या यहाँ से गुजर रही है या जहाज पे है, तो वो इस वजह से बता पाते हैं कि दे हैव द एग्जैक्ट ट्रैकिंग अवेलेबल ऑफ द पोजीशनिंग ऑफ योर पार्सल. इफ इट इज ऑफ दैट मच इम्पोर्टेंस, तो आप एक्चुअली पार्सल लेवल पे, इंडिविजुअल पार्सल लेवल पे आप GPS के जरिए ट्रैकिंग कर सकते हैं. ठीक है जी. तो वो पोजीशनिंग है. Or once we have this much data, once we have such network established,
that can do that, that can actually track or monitor or pinpoint the locations of certain entities, then you can, on the basis of this information, what you can do, you can have a geographic information system. And this is such an umbrella term that you can do anything under the umbrella of GIS. Once, as the name suggests, it's a geographic information system. So you may be taking some images from the satellites, or you may be taking just the latitude and longitudes, and on the basis of which, on the basis of this imagery and on the basis of longitude, latitude information, you can do all sort of analyzing and sharing and, you know, all sort of manipulation of certain attributes, and you'll be able to dig out certain results. These results may be related to natural calamities. They may be related to offense from a neighboring country. They may be related to tracking of international delivery of equipments and vehicles and whatnot. So uske business utilizations bhi hai, uske combat ke bhi hain. It can be very mission critical things as well. So GIS to aajkal doing all sort of things na. मतलब once you have the data, you'll be able to analyze. और आमतौर पे वो visual data है satellite का, so it can be used in all sort of ways. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. सो एक टिपिकल जो GIS नेटवर्क है उसकी रिक्वायरमेंट्स पे बात हो रही है. तो सबसे पहले तो सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन कैपेबिलिटीज, यानी कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जिसके जरिए वो GIS एप्लीकेशन मुख्तलिफ डेटा जमा करके कोलैबोरेट करके उसके लिए कोई रिजल्ट निकाल रही हो. ठीक है जी. And that data sources can be an extremely complex scientific application. It can be a business dashboard. It can be anything, you know. And then, of course, you need to have that, जैसे कहते हैं ना, proliferation of sensors का मतलब ये है कि आप क्या क्या यूज कर रहे होंगे, किस तरह होगा स्ट्रीम, यानी कि सेंसर से जो डेटा आ रहा होता है ना, वो आप ऑफ कोर्स वो किस वॉल्यूम से आएगा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नीड कि आप एनालाइज क्या करना चाहते हैं. और फिर आप इस तरह भी नहीं कर सकते कि मतलब आप रन टाइम पे ही चीजें करना शुरू कर दें, क्योंकि इट वुड बी दैट एनॉर्मस डेटा कि आप उसको अगर रन टाइम पे प्रोसेस करना शुरू करेंगे तो शायद सैफाना की तरह अगर आप इन मेमोरी आर्किटेक्चर को भी चला लें तो भी इट्स दैट ह्यूज कि शायद मुश्किल हो जाए. ठीक है ना, क्योंकि ये सब हाई इमेजरी डेटा होगा जो सैटेलाइट से आ रहा होगा. तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपकी क्या क्या कैरेक्टर्स होंगी, किस किस्म का डेटा बैच प्रोसेसिंग पे जाएगा, कि आपने उसे मैप रेड्यूस पे डाल दिया, किस किस्म का डेटा इन लाइन हो जाएगा, इन मेमोरी हो जाएगा प्रोसेस, जिसके फौरन आपको रियल टाइम पे डैशबोर्ड चाहिए होंगे, और क्या नई चीजें आप मजीद ऐड करना चाहेंगे उसको डेटा को इम्प्रूव करने के लिए, और क्या चीजें आप अलग करना चाहेंगे, हटाना चाहेंगे जो नॉइस क्रिएट कर रही है. सो इट्स ऑल न्यू गेम, एक पूरा डिसिप्लिन है जिसके अपने स्पेशलिस्ट और सारी चीजें हैं. पूरे PhDs इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत बहुत काम है, बहुत डेप्थ है. और आप ये समझ ही सकते हैं कि इवन ये जो डेटा आ रहा है फिर इवेंचुअली इसे जब सर्वर एंड पे पहुंचना है तो फिर इसकी जो आपने इस पे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग करनी है कि हाई थ्रूपुट कंप्यूटिंग करनी है. इसमें आप कितने नेटवर्क्स को इन्वॉल्व करेंगे, कितने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के नोड्स चलेंगे, कितने नोड्स पे प्रोसेसिंग होगी, वो टास्क कैसे ब्रेक होके जाएंगे, वो कैसे वापस आएंगे, आपका सिस्टम कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर पाएगा, ये ऑल दैट कम्स इनटू प्ले. और उससे ग्रिड से मुतालिक और भी जितनी चीजें हो सकती हैं वो बैक एंड पे जो होंगी वो ऐड करती हैं इस पूरे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी में. ठीक है जी. तो आपने वेब सर्विसेज को डिप्लॉय करना होगा ऑब्वियसली.
और एंड उस हिसाब से करना होगा जिस हिसाब से डेटा आ रहा है, क्योंकि उसी ऑर्केस्ट्रेशन पे आपने आपकी वेब सर्विस उसी लाइन पे उसी उस पे चलेंगी। अब आपने कंटेनर्स बनाने, अलग अलग कंटेनर्स बनेंगे हर तरह की सर्विस के। फिर अगर आजकल की दुनिया में जैसे डॉकराइज आर्किटेक्चर है, तो वो कौन से कंटेनर किस काम के लिए, कौन से कंटेनर मिलेंगे और कौन से नहीं मिलेंगे, वो सारी बातें। हाई परफॉर्मेंस पे हमने बात कर ली। इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है जी। अब ये वेब सर्विस के साथ जीआईएस के डेटा की कम्युनिकेशन होगी, ये दो अलग अलग सिस्टम्स हैं, इनकी आपस की कम्युनिकेशन कैसे होगी, इस पे गुफ्तगू होनी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे बात होगी। स्केलेबिलिटी, ऑब्वियसली ये तो इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग, ठीक है ना, कि आप सिर्फ वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स आप जनरेट कर रहे हैं एज फार एज इफ यू आर प्लकिंग डेटा फ्रॉम द थिन एयर। मतलब आपने तस्वीरें ही खींच के भेजनी है या आपने लॉन्गिट्यूड मैग्नीट्यूड ही रिकॉर्ड करना है। मतलब सेंसर इज ऑन जॉब, उसने ना थकना है ना कुछ होना है, वो तो जनरेट कर रहा है डेटा, ठीक है। अब इसको कितना स्केलेबल आपने करना है और मजीद कम करना है, छोटा करना है। और इसकी खूबसूरती ज़ाहिर ये है कि आप इसको जितना मजीद स्केलेबल करना चाहें स्केलेबल कर सकते हैं, आप बढ़ाते जाएं। ठीक है जी। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप जितना चाहें स्केलेबल कर लें, और स्केल डाउन करना है तो अकॉर्डिंगली आप उन सेंसस को हटा के कर सकते हैं। कमाल ये है इस जीआईएस का ना, मैंने इसके थोड़े करीब से देखा है एनईडी वालों के साथ एक काम में। तो आपकी एप्लीकेशन लेयर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपकी डेटा कलेक्शन लेयर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जितना गुड़ डालते जाएं उतना मीठा होता जाएगा, ठीक है। यानी कि आप सेंसस बढ़ाते जाएं, आप सेंसस कम करते जाएं, तो इट्स इन योर हैंड। इसी तरह जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को रन करना शुरू करेंगे, इससे अगर आप मैप रिड्यूस ही कर रहे हैं तो भी आप जितने नोड्स बढ़ाते जाएं, जितने नोड्स कम करते जाएं, इट्स ऑल इन योर हैंड, ठीक है। तो ये दोनों ही लेयर्स पे इट प्रोवाइड्स स्केलेबिलिटी। उम्मीद है सराज साहब आपका जवाब हो गया होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, यस, यही फ्लेक्सिबिलिटी भी की भी एग्जांपल है। और क्वालिटी ऑफ सर्विस, यस ऑफ कोर्स। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस भी आपके हाथ में, कि आप किस हद तक आपको, वही मैंने कहा था ना अगेन दोनों जगहों पे, कि आपको सेंसर से आपकी क्यूएस रिक्वायरमेंट ये है कि जो डेटा हो वो हर 1 सेकंड बाद डेटा उठा ले सेंसर से, हर 1 सेकंड बाद भेजे, या अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये 1 मिनट बाद भेजे, आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि 5 मिनट बाद भेजे, तो इट्स ऑल इन योर हैंड, यू सी। तो जब ये आपके हाथ में है इस तरह, तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है ना। मतलब आप उसको जिस तरह चाहें हैंडल कर सकते हैं। और अब जाहिर है इस ये जो अच्छा सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। आवाज आ रही है आप लोगों को? ग्रेट। चलिए, तो बात यही हो रही थी कि क्वालिटी ऑफ सर्विस को हम किस हद तक इसको कर सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हम जो है वो इसको किस लेयर पे हमें कितनी चाहिए। जैसे मैंने अर्ज किया, आप हर सेकंड से भी डेटा उठा सकते हैं, आप 1 मिनट बाद भी डेटा उठा सकते हैं, आप 5 मिनट बाद भी डेटा उठा सकते हैं। अब जब उसकी प्रोसेसिंग की बात है तो अगेन इट्स इज इन योर हैंड कि आप किस किस्म के आर्किटेक्चर पे अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करें, उसके कितने रेप्लिकास बनाएं, उसे कितना मिशन क्रिटिकल है। तो उस हवाले से आपको अगर बहुत ज़रूरी आप इनलाइन उसको रन करा दें, यू नीड नॉट टू क्रिएट अ बैच फॉर प्रोसेसिंग लेटर के 1 दिन बाद उसका जवाब आ रहा। It all very flexible and the quality of service can be guaranteed through this flexible architecture. ठीक है जी, can I get a 1 for this, please? अच्छा जी, और अब तो जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप ऐसी एप्लीकेशंस ऐसी
ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, ऐसी ग्रिड्स मौजूद हैं जो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर पे काम करती हैं, तो वो आपको ये सारा डेटा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के तौर पे भी देती हैं, ठीक है। तो अब आप यू कैन हैव अ GIS डेटा ग्रिड, ठीक है जी, और उसमें आप वेब सर्विसेज के जरिए SWA क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा है, और फिर उसमें वो सारे आप नीचे डेटा साइंस अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन यूल बी, और फिर आप उसमें ऑप्शंस दे सकते हैं कि अगर आप इनलाइन भी प्रोसेस कर देंगे डेटा को, और आप बैच प्रोसेस भी कर देंगे, और आप जिस भी फॉर्मेट में डेटा मिलेगा आप उसे न्यूट्रलाइज कर लेंगे, और तो दिस थिंग कैन एक्चुअली बी ऑफर्ड, और इस वक्त हो भी रही है। अगर आप गूगल करें तो यू विल गेट एटलीस्ट 10 सच सर्विसेज वर्ल्ड वाइड जो कि आपके डेटा को लेके स्पेसिफिकली GIS के डेटा को लेके इसी तरह प्रोसेस कर लेते हैं। और आप चाहें तो आपको जो GIS का फ्रंट लेयर है ना वो भी मिल जाता है, यानी कि आमतौर पे लोगों के पास फिर भी ये कंप्यूटेशनल प्लेटफॉर्म्स तो होते हैं लेकिन सेंसर का टेस्ट बेड नहीं होता, तो सेंसर टेस्ट बेड भी प्रोक्योर किया जा सकता है। आप इसे गूगल करेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा। हम कराची के लिए भी ढूंढ रहे थे, तो हमें इवन कराची का कि मैं सर्टेन एक कंपनी हमें ये बता रही थी तो कराची से कि इससे भी एनवायरनमेंट का डेटा उठा के दे सकती है। बोथ वेज, बोथ लेयर्स कैन be used as a software as a service concept, ठीक है जी। हाँ जी, अब ये एक एग्जांपल दी उन्होंने कि, और ये तो बहुत आराम से आपको ये एग्जांपल फौरन ही मिल जाएगी कि अगर ये जो डेटा उठ रहा है, तो इफ़ यू आर अ कंपनी जो स्पेशलाइज करती है अर्थक्वेक के हवाले से, तो आप वो सारी फोरकास्टिंग और वो सब कर सकते हैं, और बिल्कुल मिशन क्रिटिकल डोमेन स्पेसिफिक आपका नॉलेज सेट है और आपके इसके मॉडल्स, मैथमेटिकल मॉडल्स मौजूद हैं, वो आप तो किसी से भी डेटा लेके सेल कर सकते हैं, एंड यू कैन सेल योर एनालिसिस वेरी इजीली। यानी कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, मतलब जो बात हम कर रहे थे उसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि अ कंपनी offering specific analytics related to earthquake, तो उसके लिए उसे अगर फ्रंट एंड नहीं है, सेंसर बेड नहीं है, वो सेंसर बेड एक्वायर कर लेगी, किसी से ले लेगी, खुद नहीं खड़ा करते, वो उससे सिर्फ सेंसर डेटा लेना शुरू कर देते हैं। अगर वो है तो बैकएंड आप प्रोक्योर कर सकते हैं, वरना वो भी आप किसी को हायर कर सकते हैं। सो बोथ वेज इट कैन बी डन। After this example, here's an example of telemedicine जिसमें एक patient data transfer हो रहा है वायरलेस सेंसर नेटवर्क से। तो this is pretty workable, ये सब हो रहा है दुनिया में, seen it, हमने सर्विस किए जाके, तो this is all happening। तो अब बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है। A pleasingly parallel example on CRAP, तो ये बिल्कुल वही बातें हो रही हैं कि सेंसर ग्रिड्स की जो बात है जैसे अभी हम कर चुके हैं, तो मतलब एवरीथिंग इज देयर, हर चीज कनेक्टेड है, यानी कि इवन मतलब कोई भी चीज जो एक्सेस कर रही है, इवन जो सारी अप्लायंसेस हैं हमारे घर की, दे कैन परफेक्टली एक्ट एज ए सेंसर नोड्स, और हमें क्लाउड पर डेटा भेज सकती हैं या डायरेक्टली पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन कर सकती हैं, और कर रही हैं। स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट होम्स के कॉन्सेप्ट में ये सारी डिवाइसेस आर कम्युनिकेटिंग, जितनी भी हाउस होल्ड डिवाइसेस हैं। तो दैट्स प्रीटी मच इट। ये आज के लिए तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो सेंसर एज ए सर्विस भी जी आप दे सकते हैं, इसकी भी हम अभी ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जी सेंसर एज ए सर्विस रिप्लाई हो सकता है आपको पहली लेयर, मतलब आप चाहें तो बैक एंड उसको एक्वायर कर लें, और आप चाहें तो सेंसर टेस्ट बेड को एक्वायर कर लें, तो बोथ वेज इट कैन बी डन। टिपिकल एग्जांपल क्या हो सकती है? एक टिपिकल एग्जांपल हो सकती है कि एक फील्ड सेंसर नेटवर्क, अब आपकी ये स्पेशलाइजेशन है तो आप एक फील्ड सेंसर नेटवर्क लगा दें, ठीक है जी।
ये बिल्कुल लो कॉस्ट स्टेशन होंगे जैसे अभी हमने लगाए हुए, ठीक है जी। मुख्तलिफ वायरलेस फील्ड प्लेटफॉर्म्स पे होंगे, मोबाइल इंटरनेट के जरिए वो कनेक्ट कर लेंगे। आजकल आप जो हैं वो तो सिंपल जीपीआरएस से आप कम्युनिकेशन करवा देंगे, रियल टाइम फील्ड का डेटा आप उठा सकते हैं। आपको पता है ना, अभी एक शेल का वो था, एक चैलेंज था, तो उसमें वन ऑफ द प्रोजेक्ट जिसका नाम है एक्वा ग्रो, वो पाकिस्तान से विन किया उसने, और यानी कि टॉप 10 इनोवेटर्स में 2020 में वो कंपनी आई है। और वो एक्वा ग्रो ये कह रहा है कि जनाब हम आएंगे और हम आपके सॉइल को टेस्ट करेंगे, और हम आपके सॉइल की टेस्ट से ये तय करेंगे कि आपकी ज़मीन को कम से कम पानी कितना चाहिए, ठीक है जी। और ऑन द बेसिस ऑफ विच हम आप इसे यहाँ लगा के चले जाएं, और आपको ये पता चलता रहेगा सॉइल की स्टैटिस्टिक्स से कि किस पर पानी लगा, किस वक्त नहीं लगा। और इससे जो पानी की कमी है तो आप एग्जैक्टली ये पता कर सकेंगे कि किस वक्त वो पानी लगाया जा सकना चाहिए, व्हेन इट इज utmost required or when it would have the highest impact. And this project from NID got selected as the top 10 innovation in 2020. So ये बिल्कुल आज की बात है, जाहिर है ये तो लाइक शायद 5-7-8 साल पुरानी होंगी ये स्लाइड्स, लेकिन द सेम इज अप्लाइंग। ये बिल्कुल इस फील्ड को देख के ना, ये ग्रीन फील्ड है, इसको देख के मुझे ये याद आ गया। सो ये जो कॉन्सेप्ट है सर्विस ग्रिड का, जो यहाँ से आ रहा है सेंसर सर्विस ग्रिड का, तो ये इसका मतलब यही है ना कि आपको बैकएंड सर्विसेज आपको की क्लाउड पे हैं और आपको सेंसर से डेटा उठ के जा रहा है। उस जमाने में दैट मे बी अ बिग थिंग, ठीक है ना, कि भाई फील्ड से सेंसर होगा, वो क्लाउड पे जाएगा और बैक एंड पे क्लाउड चलेगा और फ्रंट एंड पे वो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस और मुख्तलिफ डैशबोर्ड बनेंगे और वो आ जाएंगे। आज के दौर में ये ऑब्वियस हो गया है, बहुत ही ऑब्वियस हो गया है, तमाम चीज़ें इसी तरह चल रही हैं। मतलब आज तो आप, अभी मेरा एक्सपीरियंस हुआ, कहीं मुझे एक छोटे से इंस्टीट्यूट के लिए कैमरा चाहिए था कि मैं देख सकूं, तो इट कॉस्टेड में एक्चुअली 3,500 रुपये। 3,500 रुपये में एक ऐसा यूनिट कि जो मुझे फेयर इनफ किस्म की पिक्चर दे रहा है, और टू वे कम्युनिकेशन है, यानी कि आई कैन एक्चुअली स्पीक through that. There's a speaker in it as well, and of course there's no microphone. Okay, or I can actually move the camera as well, and वो 3,500 रुपये में you can get all that. तो अब तो things ये are really cheap, you know. तो ये उसकी विजुअलाइजेशंस हो गई जो एक ज़माने में बड़ी चीज़ होती होंगी, ठीक है जी। और ये GIS की विजुअलाइजेशंस हो गई। सो इट्स pretty much on card। इतने ही बेसिक विजुअलाइजेशन तो आजकल आपको बहुत छोटे फ्रेंडली फ्री एंड टूल्स इतनी विजुअलाइजेशन डेटा की एक्सेल की करके दे देते हैं। एंड इट इज ऑफ कोर्स प्लग एंड प्ले, ठीक है जी। ये सेंसर आपने लगाया, हम जो यूनिट अभी हमने पहला यूनिट डिप्लॉय कर दिया एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग का, तो उसका टेस्ट बेड बिल्कुल ऐसा ही है। एक प्लेट है, उसमें मैं जो सेंसर हुक करना चाहूँ हुक कर लेता हूँ, उसका डेटा आना शुरू हो जाता है, और जिसको मैं निकाल दूँ उसको मैं निकाल सकता हूँ, एंड इट्स कम्प्लीटली प्लग एंड प्ले। ठीक है जी। तो बहुत सारी इनोवेटिव एप्लीकेशंस हो सकती हैं, हो रही हैं, जो इंडस्ट्री को ग्रो करा सकती हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकती हैं, इवेंचुअली प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकती हैं, ठीक है जी। एनवायरनमेंट के हवाले से, नेचुरल साइंस की, सोशल डेली लाइफ को इफेक्ट कर रही हैं। तो देयर कैन बी many from manufacturing to agriculture to environment to social understanding, everything, lots and lots of applications. Here are a few examples: supply chain, smart building, smart power grid. एक नज़र अगर आप इन तीनों को देख लें, ज़रूरी है।
HVAC समझ रहे हैं आप? HVAC स्मार्ट पावर ग्रिड। अच्छा जी, तो अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी इन 3 डायमेंशंस, तो उन्होंने एक जेड एक्सेस भी बना दिया। अब आप देखिए इसमें से कितना कुछ ऑलरेडी हो चुका है। एनी प्लेस कनेक्शन, एनीथिंग कनेक्शन, एनी टाइम कनेक्शन। ठीक है जी, ऑन द मूव, आउटडोर, इनडोर, एट द पीसी हो रहा है ना भाई ये सब। बिटवीन पीसी, ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है, ह्यूमन टू थिंग हो रहा है, थिंग टू थिंग भी हो रहा है। ये थिंग टू थिंग की क्लासिक एग्जांपल क्या है? ब्लॉकचेन। ठीक है जी, और yes, it is happening anytime. This thing is pretty much covered, you know. ठीक है people, can I get a 2 for this? All right, so let me have a breather. और उसके बाद हम शुरू कर लेते हैं जो हमारा रिमेनिंग वो है लास्ट जो रिमेनिंग चैप्टर से शुरू कर लेंगे। आई थिंक एक घंटे भर में इंशाल्लाह में से भी क्लोज कर लेंगे। कुछ फाइनल एग्जाम्स की गुफ्तगू करके फिर वी विल कॉल इट अ डे। ठीक है जी, तो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, हम इंशाल्लाह शार्प 7 पे इसको शुरू कर लेते हैं। ओके, लेट मी गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा जी, तो हम शुरू कर लेते हैं इंशाल्लाह। आप सब मौजूद हैं? All right, all right. Thank you.
अच्छा जी, ये जो चैप्टर है पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग या ओवरले नेटवर्क्स का, ये भी बहुत अरसे से एक इन चीज है, इट्स नॉट न्यू। हम सब तो टॉरेंट से फिल्में, कौन ऐसा आदमी होगा जिसने ना डाउनलोड की हो, लेकिन कुछ तो उससे भी पुराने होंगे जो काजा वगैरह को यूज करते होंगे, तो मैं तो उनमें से हूँ, तो करते रहे होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम तफसील में देखते हैं कि हाउ इट P2P एनवायरनमेंट वुड वर्क एंड व्हाई इट इज कॉल्ड ओवरले, और ये ओवरले नेटवर्क्स कितनी तरह से फॉर्म होते हैं और क्या होता है। लेकिन टू स्टार्ट विद दो बेसिक डेफिनेशंस। पीयर टू पीयर, राइट, दैट मींस कि दो नोड, पीयर हम कहते हैं जो हमारे बराबर के लोग हैं, पीयर पीयर एवेल्युएशन, साथ के लोग एवेल्युएट करेंगे। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क मींस कि जो एक एक रोल प्ले करने वाले जो लोग होंगे वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, एक जैसे नोड, एक जैसे स्टेटस, राइट, दैट्स व्हाई इट्स पीयर टू पीयर। तो इसका दूसरा, यानी कि अगर हम इसके अदर साइड देखें, वो क्लाइंट सर्वर है, तो उसमें डिस्टिंक्शन हो जाती है ना रोल की। तो वन बिकम्स द बॉस, द अदर बिकम द स्लेव। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ ये बराबर हैं, दैट्स व्हाई दे आर पीयर्स। अच्छा, अब कोई, ये जब पीयर्स हैं, लेकिन ये किसी भी वक्त कोई भी पीयर इनमें से सर्विस यूज कर रहा होता है और कोई किसी वक्त सर्विस दे रहा होता है। तो इन दैट पर्टिकुलर सेंस, तो वो कभी ना कभी कोई सर्वर का रोल प्ले करेगा, कोई क्लाइंट का रोल करेगा, कोई एक ही वक्त में क्लाइंट और सर्वर दोनों होगा, कि वो किसी से एक सर्विस ले रहा होगा, किसी को एक सर्विस दे रहा होगा। लेकिन इन नॉट इन दैट सेंस कि जिसमें अ टिपिकल हार्डकोर क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट वुड वर्क। ये बात हो गई, पहली चीज हो गई, ठीक है जी। दूसरी चीज होती है जनाब ओवरले नेटवर्क्स। ओवरले नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारा टिपिकल टीसीपी आईपी नेटवर्क है, इसके ऊपर इसको ओवरराइड करे एक नेटवर्क। अब आप कहेंगे ओवरराइड कैसे करे नेटवर्क, वो लॉजिकल होगा। वो इस तरह ओवरराइड करे कि वो सर्टेन डिसीजन मेकिंग पैरामीटर्स से वो इस नेटवर्क के ऊपर ऐसा काम कर ले कि जिससे उसका कोई काम अपना बन जाए, कोई भी खास काम कर ले। जैसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स होते हैं, एसडीएन्स हो गए, या इस किस्म की कोई भी चीज, ये पीयर टू पीयर की एग्जांपल, ये बिट टॉरेंट्स की एग्जांपल्स, या काजा की एग्जांपल्स। यानी कि क्या हुआ, एक एप्लीकेशन लेयर पे एक नेटवर्क फॉर्म हो जाए। यानी कि मेरे पास एक टिपिकल सॉफ्टवेयर है, मैं उसका नाम रख देता हूँ कीट खालिद खान, और आपके पास भी कीट खालिद खान है, और तो अब जब हम कनेक्ट करेंगे, इट वुड बी अ सिंपल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, चले। तो हम जब कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है आप कहाँ बैठे हो, आप कहाँ बैठे हो, लेकिन जब हम सब कनेक्ट होते हैं तो एक एक टिपिकल टीसीपी आईपी नेटवर्क के ऊपर एक और नेटवर्क फॉर्म हो जाता है। आप एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं, उसमें 4 लोग कहीं हैं, 2 लोग कहीं हैं, और अगर ये इट इज बीइंग डन बाय स्काइप, तो स्काइप इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। तो एक और नेटवर्क फॉर्म हो गया। क्या ये बात समझ में आती है सबको? कैन आई गेट अ वन फॉर दिस? चलिए, वेरी गुड। तो अब इसकी थोड़ी सी तफसील में चले आते हैं। बेसिक आइडिया तो हमने देख लिया। अब आप लोग जल्दी जल्दी एकदम पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो इस वक्त तकरीबन कोई 30% जो इंटरनेट का ट्रैफिक है वो किस चीज का है जनाब? पीयर टू पीयर सिस्टम्स का है। पीयर टू पीयर सिस्टम्स में फाइल शेयरिंग हो गई, मैसेजिंग हो गई, ऑनलाइन चैटिंग हो गई, वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल नेटवर्किंग, ये सारा जो है, ये जो ट्रैफिक है, ये 30% ऑफ द इंटरनेट ट्रैफिक इज ऑफ पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग सिस्टम्स, ठीक है जी। और इन a P2P network, peer share computing and data resources with others, ठीक है जी। फाइल शेयर करानी है, मूवी शेयर करानी है, ऑडियो शेयर करानी है, whatever. All peers offer a mixture of online services, ठीक है जी। और वो कुछ ना कुछ जो ले रहा है वो कुछ ना कुछ देगा, ठीक है। तो वो सीडिंग का कॉन्सेप्ट होगा, वो हेल्प करेगा दूसरे पीयर तक चीज के पहुंचने में। जब वो ये हेल्प करेगा तो उसको सर्टेन पॉइंट्स मिलेंगे, वो फिर रिवॉर्ड मैकेनिज्म, वो आगे की तफसील है। लेकिन मकसद ये है कि सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो एक टिपिकल P2P एनवायरनमेंट की या नेटवर्क की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी? सबसे पहले जनाब वो डिसेंट्रलाइज होगा, ठीक है जी। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब कि उसकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है, नो सेंट्रल सर्वर, ठीक है जी।
कोऑर्डिनेशन नहीं है, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन। सब आपस में, अब जब सेंट्रल कोऑर्डिनेट नहीं है तो फिर क्या होगा, कोई भी किसी वक्त आएगा जाएगा, ये अगली बात हो गई, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पीएस आपस में मिलते जाएंगे, जो इस वक्त लाइव होंगे वो आपस में किसी तरीके से तय कर लेंगे कि कैसे मामला चलेंगे, और उस तरह मामला चलते रहेंगे। एडहॉक कनेक्टिविटी इन डायनेमिक्स, जो पीएस हैं वो कभी भी अवेलेबल हो जाएंगे और कभी भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो